नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान में। इनर हीलिंग और हमारी जो इनर बिलीव्स हैं उन पे हम बात कर रहे थे। तो आइए और जानते हैं, गहराई में उतरते हैं और स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज स्पिरिचुअल हीलर और रिसर्चर बीके राजीव भाई। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, आज आपको पता है क्या हुआ? मतलब बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस हुआ। हम लोग जैसे हीलिंग की बात कर रहे हैं, तो आज क्या हुआ कि सुबह मैं मेडिटेशन के लिए गई थी और वहाँ पर एक ब्लेसिंग कार्ड मिला मुझे, जिसमें लिखा था कि पीपल हर्ट यू एंड गॉड हील्स यू। ग्रेट। एंड मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि काफ़ी कोइंसिडेंस था इसलिए। और इतने में ही मेरी एक दोस्त से बात हुई, मतलब वो आए हुए थे, गेस्ट हैं यहाँ पर। तो उन्होंने मतलब उनसे बात करते करते मुझे एक विचार आया। उनकी जो टॉपिक था बात का कुछ ऐसा था, तो हम जैसे वुमेन हैं, जो लड़कियां हैं, उनको बचपन से एक बिलीफ डाला जाता है कि वो कहीं ना कहीं मेल पे डिपेंडेंट है, कि उन्हें बड़े होकर के शादी करनी है। और जैसे अगर मैं वर्तमान समय में देखूं तो मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, कि मैं ये सोचूंगी कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। लेकिन सबकॉन्शियसली, समवेयर इन माय सबकॉन्शियस माइंड, आई एम थिंकिंग कि मुझे किसी की ज़रूरत है, मुझे किसी का सहारा चाहिए, आई नीड समबडी। बट कॉन्शियसली मुझे पता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ, इनफ हूँ, सेल्फ सफिशिएंट हूँ। लेकिन ये जो बिलीफ बचपन से डाला जा रहा है कि बड़े होकर के जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं मेल पे डिपेंडेंट है, तो ये बिलीफ क्यों और कैसे, इसे क्या कहेंगे हम? ये गलत है या सही है? देखिए, जब भी अगर हम बात करें बिलीफ की, तो अगर जैसे मैंने बताया था कि बिलीफ नेगेटिव इमोशन जनरेट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो नेगेटिव बिलीफ तो है ही। पर कई बार क्या होता है कि ये जो बिलीफ होते हैं, ये बचपन से कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो चुका होता है। देखिए, क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, यूजुअली 8-9 साल का हो, उस रेंज में, तो उम्र का एक ऐसा फेज़ होता है कि बेचारा बहुत मासूम रहता है और वो इतना लॉजिकल अभी नहीं बना रहता है। जी। तो जो कुछ चीज़ें आती हैं वो सीधा उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। और हमारा जैसे इंडियन सिनेरियो में थोड़ा सा पेरेंटिंग डिफरेंट होती है, क्योंकि अलग से हमें कोई आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो हमारे माता पिता ने जो अपने माता पिता से सीखा, उन्होंने जो अपने से सीखा, हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि माता पिता के इंटेंशंस तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन शब्द कहने का तरीका या जो वो रिएक्ट कई बार कर जाते हैं, वो भी इंसान है, स्वाभाविक है। तो छोटा बच्चा उसको समझ नहीं पाता कि भाई इनके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं। वो किसको पकड़ता है? कई बार प्रेजेंटेशन को। तो मान लीजिए कि मम्मी ने कह दिया कि भाई देखो, तुम ऐसे नहीं, ऐसे बिहेव करो ना, लड़कियों को तो ऐसे रहना ही पड़ता है, लड़कियों को तो दूसरों पे डिपेंड होना ही पड़ता है, तुम उनसे ऐसी बातें करो। तो जब ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो बच्चा छोटा रहता है, उस इन्फॉर्मेशन को लिटरली वैसे ले लेता है कि हाँ, ये जो कह रही है ये क्या है, सच। कि हमेशा एक लड़की को या एक कन्या को दूसरों के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ता है, और ये उसके सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है। जी। हमको लगता है कि भूल गया, ऐसे नहीं है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस की गहराइयों में चला गया है। अब आगे जाके चाहे पीयर ग्रुप से, चाहे स्कूल में, जहाँ जहाँ पे जाएगी, और जो जो एविडेंस दिखेगी कि हाँ भाई, किसी लड़की को सुरक्षा के लिए भी इस चीज़ के लिए हमेशा किसी पे डिपेंड होना ही पड़ता है, तो जितनी उन घटनाओं को देखती है, उसका कन्विक्शन लेवल, उसका निश्चय और भी क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग। राइट। इतना पक्का हो जाता है कि उसके सारे इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स में कहूँगा, वो बड़े होने पे भी दिखते हैं। चाहे आपकी एज 60 साल की हो जाए, चाहे एज 70 साल की हो जाए, उसका असर बड़े होने पे भी दिखता है। और उससे क्या होगा कि इंडिपेंडेंस होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं एक फियर, क्योंकि मैंने बताया कि बिलीफ एक कहीं ना कहीं क्या क्रिएट करेगा? एक इमोशन क्रिएट करेगा। तो डिपेंडेंसी की एक नीड आपको कहीं ना कहीं एक परेशान करती रहेगी। जबकि आप इंडिपेंडेंट हैं, आपने बहुत ही ऊंचा डेजिग्नेशन हासिल कर लिया है, बट अंदर से एक आवाज़, एक एम्प्टीनेस रहेगा। सिर्फ एम्प्टीनेस की बात नहीं, क्योंकि डिपेंडेंट की बात है तो यू विल ऑलवेज फील इनसिक्योर। जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, वहाँ पे भी आप सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगी, और आप हमेशा आपके माइंड में रहेगा कि नहीं, लड़कियों को तो दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। ऑफिस में बॉस आपसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है,
बट बिकॉज इनसिक्योरिटी है कि हमेशा मुझे तो डिपेंड होना ही पड़ता है किसी ऑपोजिट जेंडर पे, राइट। तो आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं और क्या करती हैं, भावनाओं को अपने अंदर दबा लेती हैं। और बात ऑफिस की नहीं है, अभी आप मैरिड वुमेन हैं, आप सासू माँ, जैसे मान लीजिए सासू माँ है, उन्होंने कुछ कहा जो आपको पसंद नहीं है, पर फिर भी आप अपनी फीलिंग को रख नहीं पाएंगी क्योंकि आपके मन के अंदर इनसिक्योरिटी है कि एक फ़ीमेल को दूसरों पे डिपेंड होना ही पड़ता है। और अगर आज मैंने सासू माँ से अच्छे से बिहेव नहीं किया तो हो सकता है मेरे हस्बैंड, जिनके ऊपर मैं आश्रित हूँ, पता नहीं मुझे अपने पास रखेंगे या मुझे घर भेज देंगे। राइट। तो बैकग्राउंड में ये डिपेंडेंसी के कारण इनसिक्योरिटी काम करती है और हमारी बहुत सी माताएं बहनें उस भावना को दबा लेती हैं जी। और उनको लगता है कि हम सह रही हैं, बेसिकली वो सह नहीं रही हैं, वो इमोशन को दबा रही हैं, क्योंकि सहने में और भावनाओं को दबाने में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। जो भी एक फीमेल है वो एक तरीके से ये भी सोचती है कि वो इस सोसाइटी में अगर अकेली रहेगी तो वो कहीं ना कहीं सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो वो इसलिए सिक्योरिटी ढूंढने के लिए भी एक मैस्कुलिन एनर्जी के पास जाती है कि शी विल फील सेफ एंड सिक्योर। तो वो क्या चीज़ है, वो सही है या गलत है? देखिए अनुष्का, जो आपने बात बताई कि स्पिरिचुअलिटी हमें ये बताती है कि हर एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। इनफैक्ट हम जब इस धरती पर आए थे तो आत्मा जब प्रकृति के संग में आती है तो इसका पर्पस ही था कि हम इंडिपेंडेंटली एंजॉय करें। हर एक का एक ऑटोनोमस जो है कहीं ना कहीं एक राइट्स होता है, फ्रीडम का एक अधिकार है, हर एक आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन जैसे आपने बताया कि जब हमारे अंदर ये बिलीफ बैठ जाती है कि मैं दूसरे पे डिपेंडेंट हूँ, अगर ये बिलीफ बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को अपूर्ण या खाली महसूस करता है। राइट। तो बिलीफ ये है बचपन में जो डाली गई थी कि एक फ़ीमेल को डिपेंड रहना पड़ता है, तो उस बिलीफ बहुत गहराई में छुपी हुई है। लेकिन अंदर मुझे कैसा महसूस हो रहा है? खालीपन। और उस खालीपन को दूर करने के लिए हम समझते हैं कि एक शादी के रिश्ते में आएंगे और सामने वाला हमें पूर्ण करेगा। पर प्रॉब्लम कहाँ पर है? अंदर है। तो उस खालीपन को भरने के लिए हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है। और कल्पना कीजिए कि सामने वाला भी जो आया है वो भी यही सोच कर आया है। तो जब दो लोग खाली हैं, दो लोग केवल रिसीविंग मोड में, गिविंग मोड में है ही नहीं, तो दो लोग एक साथ कैसे रह पाएंगे? और जब ऐसा होता है तो लोग समझते हैं चलिए मैंने शादी कर लिया खालीपन को दूर करने के लिए। पर यहाँ पे क्या हुआ कि हम सामने वाले को और ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो संबंध फिर वो मधुरता वाला संबंध रहा ही नहीं। तो लगता है कि अरे अब तो हम इस संबंध के साथ झेल ही नहीं सकते, ये मुझे कंट्रोल कर रही हैं या ये मुझे कहीं ना कहीं समझते हैं कि ज़रिया समझते हैं अपने आप को पूर्ण बनाने का। तो व्यक्ति एक बंधन महसूस करता है और मालूम पड़ता है कि ऐसे केसेस में कई बार डिवोर्स जैसे केसेस हो जाते हैं, हम फिर से पहले के जैसे ही आ जाते हैं। तो हमें समझना होगा कि अंदर का एम्प्टीनेस किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी चीज़ को प्राप्त करके नहीं भरा जा सकता है। हमें कहीं ना कहीं उस बिलीफ पे काम करना पड़ेगा, आई एम नॉट डिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट। और हमें संसार में इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने के लिए आए हैं। अगर उस मानसिकता के साथ व्यक्ति अगर ऑपोजिट जेंडर के साथ संबंध में जुड़े तो एक बहुत ही सुमधुर, बहुत ही एक वंडरफुल रिलेशन हो सकता है कि हम साथ में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पे छोटी छोटी जो हम अपनी ज़रूरतें हैं वो पूरा कर भी रहे हैं, लेकिन हम बंधन में नहीं हैं। क्योंकि क्या होता है, प्रकृति का नियम है कि आज नहीं तो कल वो बंधन छूटेगा ही छूटेगा जी। कोई अमर नहीं है। पर अगर इस प्रकार से हम एक इंडिपेंडेंस के साथ रिलेशन में आएंगे ना, तो सामने वाला बंधन अगर समय के साथ छूट भी जाए तभी भी हम मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे। भाई जी, हमने जैसे भी वुमेन की बिलीफ्स पे बात करी, अगर हम मेन की बिलीफ्स पे भी बात करें तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सोसाइटी का ये प्रेशर है कि उनको कमाना है और इतनी एज तक उनको कमाना ही है। तो वो जो प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से वो कहीं ना कहीं अंदर से खाली हो चुके हैं और अपने आप को हील नहीं समझते हैं। तो उनका जो इनर हीलिंग है वो एक तरीके से है ही नहीं। तो ये जो बिलीफ है, तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो यूजुअली जैसे मैंने बताया था कि हमें यहाँ कोई पेरेंटिंग की ट्रेनिंग नहीं मिलती है। तो जो हमने अपने पेरेंट्स से देखा या उस समय की सोसाइटी से देखा, वही चीज़ हम अपने बच्चों पे भी अगर फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमारी वो मान्यता है, तो उसके परिणाम इतने अच्छे नहीं आ सकते। तो हमें पहले समझना होगा कि बच्चे की मानसिकता क्या है, हाँ, या उसके इमोशंस लेवल क्या है, या इमोशनली वो कितना स्ट्रांग है। इन सारे पैरामीटर को देखकर ही हमें निर्णय लेना पड़ेगा।
लेकिन अगर हम सोचें कि नहीं, हम जब 25 साल के थे तब हम कमाने लगे थे, 20 साल के थे तभी हम कमाने लगे थे, और या तो कई बार कहते हैं मैं तो 16-18 साल का था तब से कमाने लगा था। जी। और बार बार बच्चों को क्या करते हैं पेरेंट्स अगर सुनाएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि उस पर कोई एक मोटिवेशन का जो है काम करेगा। साइड इफ़ेक्ट ज़रूर कर सकता है। अब ऐसे स्टेट में अगर आप कमाने का अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो बच्चे का एफिशिएंसी कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो पेरेंट्स के मन में बिलीव कहाँ से आया, क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में यही सब चीज़ें देखा था और बार बार देखने से भी उनके अंदर माइंडसेट फिक्स हो चुका है कि मेरा बेटा बड़ा है तो उसको कमाना चाहिए। और बात बड़ेपन की नहीं होती है। जब देखते हैं कि घर में जो पड़ोसी हमारे हैं वो तो इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है और इसने इतने उम्र में कमा रहा है, तो लोग अक्सर करके सोसाइटी में जब पड़ोस का जब कंपैरिजन देखते हैं, या तो पड़ोस वाले चाचा जी आते हैं पापा को कुछ कह के जाते हैं और फिर उनका बिलीफ सिस्टम ट्रिगर कर जाते हैं, और वो बिलीफ सिस्टम ट्रिगर होने से उनके अंदर इमोशंस आते हैं, और इमोशन आते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को सुना देते हैं कि भाई तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा पेरेंट्स को भी जो है बच्चे के लिए एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, और ऐसे नहीं कि जिसने हमें जो बता दिया हमने सीधा उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और बच्चे की भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी कहीं ना कहीं अपने आप पे काम करें। तो दोनों को कहीं ना कहीं, जैसे मैं बता रहा था, एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। बट अगर मान लीजिए बच्चा थोड़ा सा इमेच्योर्ड है तो पेरेंट्स को मैं समझता हूँ वो ज़्यादा मैच्योर्ड है, तो पहला कदम मैं समझता हूँ अगर पेरेंट्स उठाएँ और अपने बिलीफ सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाए, ना कि किसी के कहने से आके पुरानी अपनी मान्यताओं को ट्रिगर करें और उसको कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। कभी कभार ये भी होता है भाई जी कि जैसे हमने कोई एक पोजीशन प्राप्त भी कर ली, लेकिन तब भी वो खालीपन अभी भी है, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो। एक अच्छी पोजीशन, हायर पोजीशन पे भी है, सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो जो व्यक्ति है वो ये फील कर रहा है कि वो कहीं ना कुछ मिसिंग है। तो वो जो मिसिंग पार्ट है, तो वो क्या बिलीफ से आया है या फिर कुछ इनर हीलिंग में प्रॉब्लम है? इतने एज के बाद भी अगर ये मिसिंग वाली फीलिंग आ रही है, 101% इसकी जड़ें बचपन में जो फीड की गई, चाहे कोइंसिडेंस, चाहे पेरेंट्स, चाहे पीयर ग्रुप, चाहे हमारी सोसाइटी के द्वारा, उसी का ही परिणाम है। और आप कितना भी स्टेटस अचीव कर लें, कितने भी ओहदे पे पहुंच जाए, अभी भी वो नेगेटिव बिलीफ आपके अंदर है। तो आपको बार बार वही नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस कराती रहेंगी। हमेशा आप अपने आप को अपर्याप्त, है ना, नॉट गुड इनफ वाली फीलिंग में रहेंगे और लाइफ को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ही सीरियस विषय है कि बिलीफ को आइडेंटिफाई करना और उस पर काम करना। जी, अब हमने भाई जी इतने सारे बिलीफ्स पे बात करी। आई थिंक हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत से लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो अब हमने ये जान लिया कि हमें जो बचपन से बिलीफ मिले, हमने उनको आइडेंटिफाई किया। अब हम उन्हें चेंज कैसे कर सकते हैं? हमने जाना कि ये जो नेगेटिव बिलीफ है ये एक तरीके से नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रहा है। तो नेगेटिव इमोशंस हमें पता चल गया कि कहीं ना कहीं जो मेरा बिलीफ है वो नेगेटिव है, जहाँ पे भी नेगेटिव इमोशन आया। लेकिन अब उस नेगेटिव बिलीफ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं कि वो जो हमारे अंदर इनर हीलिंग है, हम मतलब हील हो जाएं, एक तरीके से कंप्लीट हो जाएं? ये बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर कई बार लोगों के प्रश्न आते हैं कि भाई जी हम अवेयर तो हो गए हैं कि हमारे बिलीफ ठीक नहीं है, कि मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ, आई एम अवेयर ऑफ दैट, बट फिर भी मैं उसको चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ? उसके पीछे एक मेन रीज़न ये होता है कि ये बचपन से रिहर्सल किया गया है और हमको लगता है कि इस बिलीफ सिस्टम को मेंटेन करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा था कि एक NRI हैं, उनसे जो है काउंसलिंग की बात चल रही थी, तो उन्होंने बताया कि मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं देखती थी कि लोग शादी होती है, मैरिजेस होते हैं, तो दुल्हन कितनी अच्छी ड्रेस पहनती है, तो मैंने एक ड्रीम क्रिएट कर लिया कि मैं भी जब दुल्हन बनूंगी तो ऐसी साड़ी पहनूंगी। फिर उसने देखा कि उसके फूफा या फूफा जी हैं, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, वो एक दूसरे को कितने रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसने अपनी एक ड्रीम की दुनिया बना ली कि मैं जब बड़े होंगी तो मुझे ऐसा आदर्शवादी हस्बैंड मिलेगा। ये होती है मैरिड लाइफ। तो एक ना चाहते भी उसने माइंड में कामनाएं जगा ली और उसी ड्रीम और रियलिटी के साथ उसने अपने पूरे करियर को ड्राइव किया कि मुझे ऐसे बनना है। लेकिन नियति में कई बार कुछ और लिखा होता है। तो बड़े होने के बाद क्या हुआ कि उस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए
उन्होंने विदेश में जाकर शादी की और उनको लगा कि उनका हस्बैंड बहुत अच्छा है, पर बाद में मालूम पड़ा कि उसका जो प्रोफेशन शादी के समय दिखाया गया था वो कुछ और है, लेकिन एक्चुअली में प्रोफेशन जो है वो इतना हाई प्रोफाइल नहीं है। तो उनकी भावनाएं टूटने लगी, उनके भाव चेंज होने लगे। अब जब हस्बैंड उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करता तो उनकी बचपन की मान्यता क्या थी कि हस्बैंड ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छे से बात करेंगे, मेरी केयर करेंगे, और ये हस्बैंड का नेचर बिल्कुल ही ऑपोजिट। तो इनकी भावनाएं इतनी हॉट होने लगी कि उनके साथ रहना मुश्किल, और फाइनली वो अवस्था आ गई कि उन्हें डिवोर्स लेना पड़ा। और डिवोर्स लेने के बाद क्या हुआ, आपको क्या लगता है? डिवोर्स लेने के बाद उनको शांति की अनुभूति हुई होगी? क्या लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि डिवोर्स लेने के बाद अभी भी बचपन में जो नेगेटिव बिलीफ जो थी, जो हमने कामनावश, डिज़ायरवश क्रिएट की थी कि एक आइडियल हस्बैंड ऐसा ही होना चाहिए, वो जो बिलीफ को हमने पकड़ के रखा है, तो अभी भी वो उसी अतृप्ति, उसी इनकम्प्लीटनेस में वो जीवन को जी रही हैं और सोचती हैं कि मुझे कहीं ना कहीं से क्या मिल जाएगा, वो तृप्ति, या जो मैंने एक आइडियलाइज जो एक वर्ल्ड तैयार किया था, इमेजिनरी हस्बैंड मिल जाएगा, हाँ, उस प्रकार का मिल जाएगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। तो और इसी के आधार पर वो अभी स्पिरिचुअलिटी में आ गई हैं, और आध्यात्म में आने के बाद भी अभी भी वो उसी दुनिया में जी रही हैं, और उनको मालूम है कि बिलीफ ठीक नहीं है, अवेयर हो चुकी हैं, लेकिन चेंज नहीं कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पूरा फाउंडेशन, पूरा का पूरा आधार उस बिलीफ पे टिका हुआ है, और अगर आपने वो बिलीफ हिला दिया तो उनको ऐसा महसूस होता है कि मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा जी। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि बिलीफ की अवेयरनेस के बावजूद भी हम उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अंदर पूरे अपने अस्तित्व को उसी के आधार पर खड़ा कर दिया होता है। जैसे भाई जी, अब वुमेन सिक्योर होने के लिए और मेन अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, या वुमेन अपने आप को कंप्लीट करने के लिए जो भी बाहर हस्बैंड और वाइफ ढूंढ रहे हैं, तो ये जो बिलीफ क्रिएट हुआ है, कोई भी तरीके का जो बिलीफ क्रिएटेड है, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? अपने फाउंडेशन को हम कैसे एकदम चेंज कर सकते हैं जो हमें बचपन से मिला गया है? जैसे मैंने बताया था कि हम अलग अलग युक्तियाँ देख रहे हैं हर एक एपिसोड में, तो मैं समझता हूँ इस एपिसोड में भी एक छोटी सी एक युक्ति को और हम ऐड कर दें कहीं ना कहीं, जो हमें कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होगी। तो इसमें हमें सबसे पहले बहुत ही पेशेंस और धीरज की आवश्यकता होगी। ऐसे नहीं कि हमने एक अच्छा सा एक ही बार अचानक में बिलीफ चेंज हो जाएगा। अच्छा खासा पेशेंस और बार बार पॉजिटिव बिलीफ को हमें यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा, रिहर्सल करना पड़ेगा उस लेवल तक, जब तक कि वो हमारे पूरे कन्विक्शन और निश्चय में ना आ जाए। जब वो आएगा तब जाके इसकी पकड़ ढीली होगी। क्योंकि सोचिए कई साल का रिहर्सल और अचानक में आप सोचेंगे कि केवल मैं कुछ बार रिपीट करूँगा ये हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। राइट। और ये कोई मैजिकल वर्ल्ड नहीं है, इसमें समय लगेगा, लेकिन आवश्यकता है धीरज और पेशेंस की। पेशेंस और साथ में रिपीटेशंस, ये दो चीज़ें कहीं ना कहीं उस बिलीफ की ग्रिप को थोड़ा ढीला करेंगे, और कहीं ना कहीं हम अतृप्ति से धीरे धीरे तृप्ति की ओर बढ़ना शुरू करेंगे और एक अच्छी फीलिंग जनरेट होनी चालू होगी। लेकिन धीरज बहुत ही आवश्यक है। किसी भी बिलीफ को चेंज करने के लिए, फाउंडेशन को चेंज करने के लिए हमें धैर्यता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें धीरज रखना होगा। क्योंकि जैसे आपने बताया, ये मुझे बहुत अच्छी लगा कि ऑब्वियस सी बात है, इतने समय का रिहर्सल है कि हमने कोई चीज़ पे बिलीव किया हुआ है और एकदम से चेंज करने का सोचें, तो ऑब्वियस है कि ये बहुत थोड़ा समय तो लेगा एक नया बिलीफ को क्रिएट होने के लिए, पॉजिटिव बिलीफ को क्रिएट करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा भाई जी, आज के एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि हम अपने बिलीफ को कैसे चेंज कर सकते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई भी नेगेटिव इमोशन आपको फील हो रहा है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव बिलीफ है, और हम उसे पॉजिटिव बिलीफ में कैसे चेंज कर सकते हैं? धैर्यता से, धीरज से। क्यों? क्योंकि वो बहुत समय का रिहर्सल है जो क्रिएट हुआ है, उसको टाइम तो लगेगा थोड़ा सा चेंज होने के लिए। तो देखते रहिए इनर हीलिंग सीरीज़ और जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान में। ओम शांति।